Okay, let's start today's lecture. Today we are going to start second lecture of introduction of vitamins. And we have discussed previously the definition of vitamins and the general criteria for a compound to be a vitamin. And then we have already discussed a brief history of the vitamins. Now we are going to discuss the next topic. So recommended daily allowance is our next point. Anyone want to point out what does mean by recommended daily allowance? RDA, RDA का मतलब क्या है? किसी को आइडिया है? Yes, sir. जी बताइएगा प्लीज. जी, what does mean by RDA? सर किसी भी न्यूट्रिएंट का RDA का मतलब amount which a person should eat in a day. Sir, आपकी voice बहुत ज़्यादा Average amount. Okay, a person with amount of something which a person should be consumed daily. This is what you want to say? Yes, sir. Okay. और आप में से कोई ऐड करना चाहता है इसमें, इस डेफिनेशन में? ओके, आरडीए असल में किसी कंपाउंड की वो क्वांटिटी है कि अगर हम वो क्वांटिटी लोग कंज्यूम करें तो 97.5% जो पॉपुलेशन है उसमें उसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स नहीं होंगे, डेफिशिएंसी नहीं आएगी. ठीक हो गया कि इसका ये मतलब हुआ कि 2.5% जो है वो एक्सेप्शंस हैं, बाकी ऑलमोस्ट 100% जो पॉपुलेशन है वो उसकी रिक्वायरमेंट उस क्वांटिटी से कवर हो जाती हैं. जैसा कि अगर हम बात करें आरडीए फॉर विटामिन ए, तो जो है मेल के लिए, अडल्ट्स के लिए वो है 900 माइक्रोग्राम पर डे, और अगर हम बात करें फीमेल अडल्ट्स के लिए तो वो है 700 माइक्रोग्राम पर डे. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर एक अडल्ट मेल जो है वो 900 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन ए कंज्यूम करता रहे तो उसकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी का कोई इशू नहीं होगा, डेफिशिएंसी के कोई साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो नहीं आएंगे. ठीक हो गया. इसी तरह अडल्ट फीमेल अगर 700 माइक्रोग्राम यूज करती रहे तो उसमें डेफिशिएंसी के साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आएंगे. जो 2.5% हैं वो कुछ एक्सेप्शंस हैं, किसी में अब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी में और इश्यूज हो सकते हैं, इस वजह से. अदरवाइज जो है सो इसका ये मतलब हुआ कि आरडीए को कैलकुलेट किया जाता है कि इतनी क्वांटिटी कंज्यूम करने के बाद कुछ साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो नहीं होंगे. तमाम विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं उनकी आरडीए को कैलकुलेट नहीं किया गया. कुछ के लिए हम एडिक्वेट इनटेक जो है, ज्यादातर विटामिन्स एंड मिनरल्स की आरडीए कैलकुलेटेड है और वो हम जो है डिस्कस भी करेंगे हर विटामिन के लिए. लेकिन कुछ विटामिन्स जो हैं उनकी आरडीए जो है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो है वो कैलकुलेट नहीं किया गया, बल्कि उसके लिए एडिक्वेट इनटेक जो है उस टर्मिनोलॉजी को यूज किया जाता है. ताकि एडिक्वेट इनटेक जो है उसमें ये होता है कि वो आरडीए की तरह का स्पेसिफिक एक जो है वो पॉइंट नहीं है, बल्कि एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अगर उसको कंज्यूम कर ले तो उसकी डेफिशिएंसी जो है वो नहीं होती. उसकी रीज़न ये है कि मिसाल के तौर पे विटामिन डी जो है उसके फूड सोर्सेज से ज़्यादा उसका जो सोर्स है वो है सनलाइट. सनलाइट से हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता रहता है और उसमें बीसियों ऐसे फैक्टर्स हैं, टेंस ऑफ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि विटामिन डी की प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर. तो इसलिए उसमें ऐसे कुछ विटामिन्स और मिनरल्स के लिए आरडीए
कैलकुलेट करने की बजाय, या एक और है जैसे कि पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड भी एक विटामिन है और ऑलमोस्ट हर फूड में अवेलेबल होता है, नॉर्मली उसकी डेफिशिएंसी होती ही नहीं है। तो इसलिए इस तरह के जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं उनकी आरडीए कैलकुलेट करने की बजाय उनकी एडिक्वेट इनटेक जो है उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है, क्योंकि उसको कैलकुलेट करना जो है वो ज्यादा इजी है। सो उनकी एडिक्वेट इनटेक है और जो है ज्यादातर विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं उनकी आपको आरडीए ही मिलेगी, रिकमेंडेड डेली अलाउंस ही मिलेगी। इसके अलावा जो है एक और जो है विटामिन्स और मिनरल्स के लिए टर्मिनोलॉजीज जो है वो यूज की जाती हैं, उनके पर्पसेस जो हैं वो यूज किए जाते हैं। मैंने जैसे आपको क्राइटेरिया में बताया था कि विटामिन्स जो हैं आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, ठीक हो गया, और विटामिन की स्पेसिफिक डोजेस जो हैं वो यूज की जाती हैं। लेकिन आजकल के दौर में जो है कुछ रिसर्चेस की जा रही होती हैं जिसमें हाई डोजेस जो है उनको यूज किया जाता है। किसी भी विटामिन जो है या मिनरल जो है उसकी हाई डोज मेगा डोजेस को यूज किया जाता है, और मेगा डोजेस को यूज किया जाता है टू ट्रीट समथिंग, किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसा कि हाइपरटेंशन है, जैसा कि जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जैसा कि कुछ और जो हमारे इश्यूज हैं, जो डिजीजेज हैं, उनको ट्रीट करने के लिए मेगा डोजेस ऑफ विटामिन्स दी जाती हैं। वहां पे जब हम मेगा डोजेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं किसी ह्यूमन बीइंग को, तो वहां पे उस विटामिन का जो बेसिक पर्पस है वो नहीं होता, बल्कि उस डिजीज को कंट्रोल करना जो है वो पर्पस होता है, इसलिए मेगा डोजेस। अब जैसे मिसाल के तौर पे विटामिन ई जो है उसका काम है एज एंटीऑक्सीडेंट काम करना, लेकिन कुछ स्टडीज ऐसी हैं जो ये शो करती हैं कि अगर मेगा डोजेस यूज की जाएं तो उससे माइट भी जो है वो ब्लड प्रेशर के इश्यूज जो हैं उनको भी सॉल्व किया जा सकता है। सो ब्लड प्रेशर को के इश्यूज को रिजॉल्व करना वो विटामिन ई का मेजर पर्पस नहीं है, उसका मेजर पर्पस है एज एंटीऑक्सीडेंट काम करना। लेकिन कुछ केसेस में ये स्टडीज की जा रही हैं कि उनका इन विटामिन की मेगा डोजेस यूज की जाएं तो जो है वो कुछ डिजीजेस की ट्रीटमेंट के लिए भी इनको यूज किया जा सकता है। लेकिन ये एक न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो सजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें किसी डिजीज को ट्रीट करना है तो वो ऑब्वियसली कोई फार्मासिस्ट या जो है फिजिशियन जो है वो सजेस्ट करेगा। सो नेक्स्ट हम आते हैं डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन की तरफ। डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन जो है, जिस तरह की हमारी फूड डाइजेस्ट होती है, अब्जॉर्ब होती है, हमारी बॉडी का हिस्सा बनती है, इसी तरह विटामिन्स भी हमारी बॉडी का जो है वो हिस्सा बनते हैं। ऑब्वियसली उन विटामिन्स को भी, तमाम विटामिन्स को भी जो है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास आउट होना है, और वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास आउट होंगे तो हमारी बॉडी उनको जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब करेगी और वो हमारी बॉडी का हिस्सा बनेंगे। ठीक हो गया। सो हम हर विटामिन का डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन जो है वो पढ़ेंगे। डाइजेशन से मुराद ये है कि कुछ विटामिन जो हैं वो डिफरेंट फूड्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, उनकी कोई बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग हो सकती है, वो उनके साथ ट्रैप्ड फॉर्म में जो है वो होते हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उनको डाइजेस्ट करता है, उस फूड को डाइजेस्ट करता है। तो जब फूड डाइजेस्ट होगी तो ऑब्वियसली जो है वो विटामिन्स जो है वो फ्री हो जाएंगे, और फ्री होने के बाद हमारी बॉडी जो है उनको अब्जॉर्ब कर लेगी। सो इसी तरह से ओके, और इसी तरह जो है इनकी अब्जॉर्प्शन होगी। अब्जॉर्प्शन होने के बाद इनकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होगी, और ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद जो है वो स्टोरेज होगी। लेकिन कुछ विटामिन, जैसे कि विटामिन डी है, अगर हमारी बॉडी में सनलाइट से प्रोड्यूस हो रहा है विटामिन डी, तो उसको डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्किन में प्रोड्यूस हो रहा है और स्किन से डायरेक्ट ब्लड में चला जाएगा। ये आप लोगों को याद रखने की जरूरत है कि कोई भी विटामिन हो,
उसने अब्जॉर्ब होने के बाद हमारे ब्लड का हिस्सा बनना है। ब्लड का हिस्सा बनने के बाद वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा और जिस टिश्यू में उसकी जरूरत होगी वहां पे वो जाके यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक हो गया। जो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो नॉर्मली हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, और वो जब स्टोर नहीं होते तो हमें डेली उनको कंज्यूम करना जो है हमारे लिए लाजमी है, अदरवाइज उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ जाएंगे। लेकिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स